Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. We are into chapter number 3, that is issue of share. Today we are going to start with page number 47 in your textbook, and that is for private placement. So here in front of you, the type of issue we are learning is private placement. जैसा कि नाम यहाँ पर बताता है प्राइवेट प्लेसमेंट, दैट मीन्स इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू आईपीओ. आईपीओ एक जनरल ऑफर होता है, बट जब हम बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की, दैट मीन्स हम ये ओपन ऑफर नहीं रखते हैं. क्या नहीं रखते? ओपन ऑफर नहीं रखते. When a company offers its security to a select group, है ना, यहां पर होना चाहिए था सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200, मतलब मैक्सिमम कितने लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो? 200 को कर रहे हो. इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू वांट 100 करोड़ रुपीज फॉर योर कंपनी. कितना चाहिए आपको? 100 करोड़ चाहिए, ठीक है ना. अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप आईपीओ के लिए जाएं और पर शेयर आप 10 रुपीज रखें और पब्लिक को इनवाइट करें कि आप ये शेयर परचेस करें. तो ऐसे आपको 10 करोड़ शेयर सेल करने पड़ेंगे ऑफ ₹10 ईच, तो जाकर के आपके पास 100 करोड़ रुपीज आएगा. लेकिन अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, है ना, फॉर एग्जांपल आई हैव अ फ्रेंड, हिज नेम इज सचिन तेंदुलकर. फिर रिलेशन में मुकेश मेरे अंकल लगते हैं, मुकेश अंकल, मुकेश भाई अंबानी, ठीक है ना. और ऐसे ही मैं शाहरुख खान को भी जानता हूं, और ऋतिक रोशन तो हमारे यहाँ पर क्रिकेट खेलता था. तो इन सबको अगर मैं बात करूं कि भाई मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं एंड दे हैव कॉन्फिडेंस इन मी, सो इजीली आई कैन रेज 100 करोड़ रुपीज. यस और नो? तो अगर मेरा रिलेशन बहुत बेटर है एंड आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं इजीली मार्केट में इतना अमाउंट तो प्राइवेट पार्टी से भी कलेक्ट कर सकता हूं, तो मैं ये आईपीओ के लिए क्यों जाऊंगा? देयर इज नो नीड, है कि नहीं. मैं गिने चुने कुछ लोगों को मेरे ऑफर के बारे में बताऊंगा और उनसे ही शेयर का सब्सक्रिप्शन कराऊंगा. अभी फायदा क्या है? मेरा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बच जाएगा. इश्यू करने का बहुत बड़ा जो कॉस्ट होता है, ब्रोकरेज देना वगैरह होता है, ये भी मेरा बच जाएगा. और सामने वाली पार्टी, उसको भी शेयर कम प्राइस में मिल सकता है, वो भी बार्गेन करेगी ना, क्योंकि एक साथ एक लॉट में परचेस कर रही है, राइट. तो यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट कब कहा जाता है? जब आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को, किसको? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं शेयर. अगर ये जनरल ऑफर होता तो इसे हम क्या कहते थे? इसे कहते थे आईपीओ. क्या कहते थे? आईपीओ. बट आप सभी को ये ऑफर नहीं कर रहे हो. सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, इट कैन बी 20, 30, 40, 50, बट नॉट मोर देन 200. 200 से ज्यादा लोग नहीं, ठीक है. इन अदर वर्ड्स, कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटी ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन, जिनको आप जानते हो, या डायरेक्टर्स या जो प्रमोटर्स है उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उन्हीं को दे रहे हैं, एंड नॉट टू दी जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक को हम इशू कर रहे हैं नहीं है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट और आइडेंटिफाई द पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्टेड ग्रुप. ये जो सिलेक्टेड ग्रुप है, इसको कौन सिलेक्ट कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं. दे कैन बी म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एटसेट्रा. अभी देखो, ज्यादा पैसा हमें लेना है तो ज्यादातर पैसा किसके पास होता है? आप एलआईसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, जीआईसी या यूटीआई म्यूचुअल फंड वाले जो हैं, है ना, ऐसे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. क्या बोलते हैं इनको? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास अथाह अमाउंट पड़ा हुआ है ना, तो इनको हम अप्रोच कर सकते हैं, जो क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे हमारे शेयर्स को. द कंपनी हैज टू इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर. क्या इश्यू करना पड़ेगा?
प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, जैसे हम प्रोस्पेक्टस इशू करते थे ना, इस केस में हमें क्या देना है, ऑफर लेटर देना है अलॉन्ग विथ द एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में हम क्या देंगे, ऑफर लेटर देंगे. The shares offered can be fully or partly paid up and the consideration should be paid by check, demand draft etc but not by cash. जब ये शेयर हम ऑफर करेंगे तो ये फुल्ली पेड अप भी हो सकता है, मतलब एट अ स्ट्रेच हम 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए मांग लेंगे, या फिर हम पार्टली पेड अप इशू करें, मतलब 10 रुपीज का शेयर है तो इनिशियली हम उनको 5 रुपीज 7 रुपीज ऐसा कुछ डिमांड कर सकते हैं. इसका जो कंसिडरेशन रहेगा, जो अमाउंट हम रिसीव करने वाले हैं, ये या तो चेक से होगा या डिमांड ड्राफ्ट से होगा, बट कैश में नहीं होगा. मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होने वाला अमाउंट है. कैसा है, अकाउंट टू अकाउंट. राइट टू रेम्यूनरेशन, सॉरी, राइट टू रिनाउंसिएशन इज नॉट गिवन. मतलब क्या हो जाता है, क्या आपने ये जो ऑफर जिस पर्सन को दिया है, फॉर एग्जांपल ये ऑफर मैंने दिया था ऋतिक रोशन को, किसको दे दिया, ये ऑफर मैंने ऋतिक रोशन को दिया था. अब ऋतिक रोशन ये ऑफर नहीं लेना चाहता, वो बोलता है इससे अच्छा मेरे डैड परचेस कर लेंगे. क्या मैं अपने डैड को बोल दूं, है ना, राजेश रोशन, राकेश रोशन, इनको दे दूं, वो खरीद लेंगे? नहीं, आप ये रिनाउंस नहीं कर सकते. ये ऑफर आपको किया गया, आप किसी और को ये ऑफर नहीं दे सकते, है ना. सो रिनाउंसिएशन इज नॉट अलाउड, रिनाउंसिएशन इज नॉट अलाउड, नॉट गिवन. To the applicants under private placement, company has to get approval of shareholders through a special resolution. तो अगर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनका परमिशन आपको लेना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा. किसके द्वारा, स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा. दैट मीन्स उनका 75% मेजॉरिटी होना चाहिए. किसके हक में होना चाहिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के हक. ठीक है. अ कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन टू वेज. दो तरीके होते हैं. एक तो देखो राइट इशू है. राइट इशू में आप क्या करते हो, आपको पता है, अपने ही जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उन्हें शेयर इशू करते हो. किसको शेयर इशू करते हो, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को. और जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है ये हम बाहर वालों को करते हैं, बट दे आर नोन टू अस, हम उन्हें पहचानते हैं. वो किसी न किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, चेयरपर्सन के, प्रमोटर के फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, या हमारी ही होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सिस्टर कंपनीज हो सकती है, या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है. When a company issues a specified security, that is equity shares or securities that can be converted into equity shares in the future to a selected group of person on preferential basis, it is called preferential allotment. है ना. तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल बेसिस का मतलब क्या हो गया, प्राइवेट बेसिस पे. आपने और किसी को इनवाइट नहीं किया, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को आपने इनवाइट किया और उन्हीं को आप शेयर सेल करना चाहते हो. यूजुअली द कंपनी ऑफर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रमोटर्स. किसको दिया जाता है, ज्यादातर प्रमोटर को दिया जाता है, या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, या जो अच्छे एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय है उनको दे सकते हैं, या वेंचर कैपिटलिस्ट जो है. वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब आपका बिजनेस प्रोग्राम जिसे अच्छा लगा और वो व्यक्ति आपके बिजनेस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना चाहता है एक ह्यूज अमाउंट, तो उसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट. तो उन्हें भी हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर अलॉट कर सकते हैं. द शेयर ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप एंड द एप्लीकेंट्स हैव टू पे द कंसीडरेशन इन कैश. ये जो शेयर है ये फुल्ली पेड अप होना चाहिए और जो एप्लीकेंट्स है उनको यहाँ पर जो कंसीडरेशन है वो कैश में देना होगा. कैसा देना पड़ेगा, कैश में. कैश का मतलब क्या है, यहाँ पर कैश मतलब रोकड़ा नहीं है. कैश का मतलब होता है नॉट इन काइंड, मतलब किसी वस्तु के रूप में नहीं, इनको अमाउंट पे करना पड़ेगा. मतलब ये ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई एक काम करो आप मुझे शेयर दे दो और मेरा बिजनेस ना फर्नीचर का है तो मैं आपको फर्नीचर दे देता हूँ इसके बदले में, है ना. आप मुझे 50 करोड़ का शेयर दे दीजिए और मैं आपको 50 करोड़ के फर्नीचर दे देता हूँ. चलेगा क्या, नहीं चलेगा. कैसा होना चाहिए, इन कैश. इन कैश मतलब आप उन्हें करेंसी में पेमेंट कीजिए, काइंड में नहीं. ये समझ में आया. Shares issued under preferential allotment have
नो वोटिंग राइट्स। अब देखिए ये स्पेशल तरीका निकल गया कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर लेते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं, आपके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वोटिंग राइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शेयर्स आपको प्राइवेटली इशू किए गए। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इज नीडेड टू मेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और ऐसा प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आपको करना है तो आपको शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अगर 75% शेयर होल्डर राजी हैं तो ही आप स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ये पास करके प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। Company usually go for preferential allotment as it is not only less time consuming but also involves less paperwork and formalities। तो फायदा क्या होता है? आपको कम समय में ज्यादा अमाउंट कलेक्ट करने का मौका मिलता है और इसमें पेपर वर्क भी बहुत ही कम होता है। राइट है? तो प्राइवेट placement is always preferable if you have that kind of relation with other companies, other organizations, your friends and relatives, that they can subscribe to your capital. So moving towards on one of the important topic, and that is allotment of share. What is allotment of share? हमने देखा कंपनी आईपीओ के थ्रू शेयर मार्केट में इशू करती है। सपोज आप एज अ इन्वेस्टर शेयर को परचेस करना चाहते हो, क्या आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो? आंसर इज नो। आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ता है, दैट मीन्स आपको अप्लाई करना पड़ता है। आपने जो एप्लीकेशन सेंड किया है उसके ऊपर कंपनी विचार करेगी, सोचेगी कि आपको शेयर देना है या नहीं देना है। अगर शेयर आपको दिया जाता है उसे कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। क्या कहा जाता है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब होता है व्हेन एन इन्वेस्टर और एप्लीकेंट परचेस शेयर डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। तो डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी का मतलब क्या होता है? क्या कंपनी के अलावा और कहीं से भी शेयर मिलता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कंपनी है वो फर्स्ट टाइम अगर मार्केट में शेयर इशू करती है तो उसे क्या कहते हैं? आईपीओ। और ये आईपीओ जनरल पब्लिक के थ्रू सब्सक्राइब किया जाता है। ठीक है, ये देखो ये सब जनरल पब्लिक है, लेमैन, रिटेल इन्वेस्टर हम बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? परचेस करते हैं। इसे हम कहते हैं अलॉटमेंट। मतलब कंपनी ने क्या दिया? शेयर्स दिए। किसको दिए? इन्वेस्टर्स को। डायरेक्टली दिए तो क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट। लेकिन अब ये इन्वेस्टर्स के पास शेयर है तो इनको क्या कहा जाएगा? शेयर होल्डर। ठीक है। अब मिस्टर तुषार, मिस्टर तुषार जो हैं इनको इस कंपनी का शेयर चाहिए। ठीक है, इनको इस कंपनी का शेयर चाहिए। लेकिन कंपनी ने ये ऑफर करना बंद कर दिया, मतलब कंपनी का आईपीओ हो चुका था। अब इनको अगर शेयर परचेस करना है तो ये किससे कर सकते हैं? ये इन शेयर होल्डर से कर सकते हैं। ये शेयर होल्डर अपने शेयर की बोली स्टॉक एक्सचेंज में लगाएंगे। कहां लगाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज में। ये बताना चाहेंगे वी वांट टू सेल। ठीक है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज है सपोज, और यहां पर ये क्या बताएंगे? वी वांट टू सेल। और यहां पर मिस्टर तुषार जो है वो इसको परचेस करने के लिए अप्लाई करेंगे। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में।
ये बोलेंगे आई वॉन्ट टू बाय। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू बाय। ठीक है, तो ये जो तुषार परचेस कर रहा है, जो शेयर तुषार परचेस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी परचेस। और जो प्राइमरी परचेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ। तो अगर इसमें से इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने तुषार को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर सेल किया, क्या उसे अलॉटमेंट कहा जाएगा? आंसर इज नो, उसे अलॉटमेंट नहीं कहा जाएगा। क्योंकि अलॉटमेंट सिर्फ किसे कहा जाता है? जब कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर को शेयर सेल करती है, उसे कहा जाता है अलॉटमेंट। गेटिंग इट एवरीवन? So when a company gives share to an applicant based on the application submitted, अच्छा कैसे शेयर मिल रहा है? एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दिया था और उसके बदले में उसे शेयर मिल रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? अलॉटमेंट कहा जाता है। Supreme Court has defined allotment as the appropriation out of the previously unappropriated capital of the company of a certain number of share to a person। मतलब क्या हो गया? जो कैपिटल कलेक्ट किया गया है उसके बदले में जो शेयर दे रहे हैं उसे कहा जाएगा अलॉटमेंट। ठीक है, Thus, as per this definition, allotment of share means allocating मतलब distributing or giving certain number of shares by board of director। कौन दे रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे रहे हैं, आउट ऑफ द प्रीवियसली अनअलोकेटेड कैपिटल। तो ऐसा कैपिटल जो डिवाइड नहीं किया गया था, अनडिवाइडेड था, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, उस कैपिटल में से हम क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं ऑफ द कंपनी टू पर्सन हु हैव अप्लाइड फॉर दी शेयर, जिसने शेयर के लिए अप्लाई किया। मतलब अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेस करते हो तो उसे अलॉटमेंट नहीं कहा जाएगा। अगर आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर परचेस करते हो तो उसे अलॉटमेंट कहा जाएगा, चाहे वो आप आईपीओ से परचेस करो या आप एफपीओ से परचेस करो, फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, बट कंपनी से मिलेगा तो ही आपको क्या कहा जाएगा? अलॉटमेंट। अच्छा, द कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। कंपनी को ये दो चीजें इश्यू करनी पड़ती है पहले तो, क्योंकि आप जब कंपनी का प्रोस्पेक्टस रीड करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी का शेयर परचेस करने लायक है या नहीं है। ठीक है, अप्लीकेंट और सब्सक्राइबर्स फिल द फॉर्म एंड सबमिट इट। हमारे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो फॉर्म को फिलअप करेंगे और उसके साथ एप्लीकेशन मनी भेजेंगे, है ना, विद एप्लीकेशन मनी टू द कंपनीज बैंकर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्स द एक्सेप्टेंस of such application in the board meeting by passing resolution। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके एप्लीकेशन को मंजूरी दे देंगे, तब जाकर के क्या होगा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो डिसाइड कौन करता है शेयर देना है या नहीं देना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू अलॉट शेयर। शेयर देने का, अलोकेट करने का जो पावर है वो किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। Under the Companies Act 2013, following companies have to issue share or securities in dematerialized form। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म आ गया? डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब जहां पर हार्ड कॉपी नहीं होती है, जहां पर हार्ड कॉपी नहीं होती है, आपको कंप्यूटराइज्ड कॉपी दी जाती है। कंप्यूटराइज्ड शेयर, या हम और इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेयर। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। जैसे सपोज मुझे आपको 1000 रुपीज देना है ना, तो मैं या तो आपको कैश में दे सकता हूँ 500 या तो फिर मैं आपको गूगल पे कर सकता हूँ। क्या मेरे गूगल पे करने पे आपके पास नोट आ जाएगा, करेंसी आ जाएगा? आंसर इज नो। एक नंबर आपके गूगल अकाउंट में दिखाई देगा कि 100 रुपीज आपको आ गए। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी। उसी तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक शेयर, कंप्यूटराइज्ड शेयर।
ठीक है ना, जिससे हम क्या बोलते हैं, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। समझ में आया। अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़, क्या बता दिया, अगर कंपनी का पब्लिक ऑफर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो इट इज कंपल्सरी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक शेयर। आप फिर फिजिकल फॉर्म में शेयर दे सकते नहीं हो। कौन से फॉर्म में देना पड़ेगा, ई फॉर्मेट में देना पड़ेगा, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में देना पड़ेगा। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज फॉर इट्स न्यू इशू विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 सितंबर 2018। इवन इफ आपकी कंपनी अगर अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड मतलब अभी तक आपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं करवाया, फिर भी अगर आप 10 सितंबर 2018 के बाद का इशू कर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको डीमटेरियलाइज्ड शेयर इशू करना पड़ेगा। कौन सा शेयर इशू करना पड़ेगा, डीमटेरियलाइज्ड शेयर। ठीक है। सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी क्लास के शेयर को प्रिस्क्राइब करता है उस क्लास ऑफ शेयर को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू करना पड़ेगा। ठीक है। So these are the guidelines or rules under Companies Act 2013 for the issue of share in dematerialized form, electronic form. Any other company can issue its share in any form. तो इसके अलावा बाकी जो कोई कंपनी होगी, मतलब ये तीन कंडीशन को छोड़ करके अगर बाकी कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो जिस फॉर्म में इशू करना चाहे कर सकती है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो। बट अगर इस टाइप के रूल्स के अंदर वो आई तो उसको कंपलसरी ई फॉर्मेट में ही जाना पड़ेगा। Also, the companies have the freedom to convert its share into dematerialized form at any point of time. कंपनी को ये भी एक फ्रीडम दिया गया है कि कभी भी आपको अपना जो शेयर है वो क्या करना है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब फिजिकल फॉर्म को आपको ई फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको खुली छूट दी गई है, आप कर सकते हो। Companies issuing share in dematerialized form has to comply with the provisions of the Depositories Act 1996 and regulations issued there under। तो अगर कंपनी को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर सिक्योरिटीज इशू करनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या कंडीशंस है, क्या प्रोविजन है अलॉटमेंट ऑफ शेयर के। Every company issue share has to comply with the provision of the Companies Act 2013 with regards to allotment of share। तो जो भी कंपनी शेयर इशू करेगी उसको कंपनी का रूल मानना पड़ेगा। कौन सा, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, है ना, उसमें जो रूल लिखा हुआ है उसको मानना पड़ेगा रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर। A public company has to also follow the company's prospectus and allotment of securities rule 2014। तो जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए और कुछ एक्स्ट्रा रूल है, प्रोस्पेक्टस के अपने रूल है, रूल 2014, और सेबी का भी रेगुलेशन है 2018 का, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है। कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये एक्स्ट्रा रूल्स मानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए एक्स्ट्रा रूल बना दिया गया है। फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर अ कंपनी हैज टू फुलफिल फॉलोइंग, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो प्रोविजन है। एक है स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन का मतलब होता है लीगल प्रोविजन। कैसा प्रोविजन, लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको कॉम्प्लाई नहीं करेंगे तो या तो आपको हो जाएगी जेल या तो आपको भरनी पड़ेगी पेनल्टी। समझ में आया। तो अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये गुनाह है, और गुनाह की सजा जेल जाकर के भुगतनी पड़ेगी या तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। दूसरा होता है जनरल प्रिंसिपल। जनरली मतलब जो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविजन। These are provision laid down by the Companies Act 2013। पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस आप मार्केट में इशू करने वाले हो, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसमें कंपनी की जन्म कुंडली दी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दी कंपनी, है ना। कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, सीईओ का, वो कैसा है, कौन चेयरपर्सन है, कौन प्रेसिडेंट है, टोटल शेयर कैपिटल कितना है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो एक इन्वेस्टर को जानना जरूरी है।
A copy of prospectus must be filed with the ROC. ROC कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. तो जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले हो, इशू करने से पहले उसकी एक कॉपी आपको ROC के पास सबमिट करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन. पब्लिकेशन के दिन या उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसका रजिस्ट्रेशन करा के लेना पड़ेगा. दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइन बाय एवरी प्रपोज डायरेक्टर. जितने भी डायरेक्टर आपके कंपनी में है सब लोग इस प्रोस्पेक्टस पे साइन करेंगे, मान्य करेंगे कि यस मैंने इसको अप्रूव किया है. इन द केस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी और डायरेक्टर और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एडवोकेट. तो अगर कंपनी ओल्ड है तो उनके डायरेक्टर और जो एडवोकेट को हमने अपॉइंट किया है उनका भी सिग्नेचर यहां पर रिक्वायर्ड होगा. पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेशन मनी. पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या देखा कि हम जो प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले हैं, इशू करने से पहले आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है ना, जो कंपनी की अम्मा है, ROC, ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं, बट कंपनी का स्थापना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन वहीं से होता है ना, तो कंपनी की मां समान है. तो उनके पास पहले हमको क्या देना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस. क्यों देना पड़ेगा? पहले चेक होगा प्रोस्पेक्टस आपने बराबर बनाया है कि नहीं. क्या इस प्रोस्पेक्टस के द्वारा आप कोई गलत वादे तो नहीं कर रहे हो इन्वेस्टर के साथ में? वो चेक होने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो. ठीक है, तो वही बात की गई है पॉइंट नंबर 1 में. अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद द ROC फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन. पब्लिकेशन के दिन या उसके पहले आपको क्या करना है? वहां पर फाइल करना है. दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइन बाय एवरी प्रपोज्ड डायरेक्टर. जो भी व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है उस कंपनी का, उसने इसको साइन करना चाहिए. अगर ये कंपनी नई है और अगर ओल्ड कंपनी है तो जितने डायरेक्टर है वो लोग साइन करेंगे, और साथ ही साथ कोई ऑथराइज्ड एडवोकेट है वो भी उसे साइन करेगा. पॉइंट नंबर 2 में आ जाता है एप्लीकेशन मनी. अब आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपको अप्लाई करना है, क्या करना है? अप्लाई करना है, तो आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन फॉर्म प्लस साथ में एप्लीकेशन मनी भी पे करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन मनी, शेयर तो 10 रुपीज का है, बट एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपीज पर शेयर पे करना है. 2 रुपीज पर शेयर पे करना है. और आप चाहते हैं 100 शेयर के लिए अप्लाई करना. कितने शेयर के लिए? 100 शेयर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इंटू 2 आपको एप्लीकेशन के समय कितना पे करना पड़ेगा? 200 रुपीज एप्लीकेशन के समय आपको पे करना पड़ेगा. क्यों भाई, क्यों पैसे ले रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं जेन्युइन इन्वेस्टर ही अप्लाई करें, है ना. अगर वो आपसे पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ बोलेंगे आप अप्लाई कीजिए, जब हम अलॉट करेंगे तब पैसा देना, तो ऐसे तो सब लोग अप्लाई करेंगे, है कि नहीं. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर आपको बोला जाएगा पहले आप एप्लीकेशन मनी पे करो, हम बाद में देखेंगे कि आपको शेयर अलॉट होगा या नहीं होगा. अगर शेयर आपको नहीं मिला तो आपके पैसे आपको रिटर्न कर देंगे, लेकिन एप्लीकेशन मनी तो पे करना पड़ेगा. सो द कंपनी एक्ट स्टेट्स दैट along with the application form, the application has to pay, applicant has to pay minimum of 5% of the nominal amount of such share. जो भी उसका नॉमिनल अमाउंट है, सपोज 100 रुपीज का, उसका नॉमिनल का मतलब यहाँ पर फेस वैल्यू ऐसा हो जाता है. तो 100 रुपीज है, तो एटलीस्ट एप्लीकेशन के टाइम पे आपको 5 रुपीज तो पे करना पड़ेगा. दैट इज 5%. कितना होता है? 5. तो कम से कम आप 5% तो पे कीजिए नॉमिनल अमाउंट का, और सच अदर अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी. या तो सेबी ने जो अमाउंट कहा है उतना आपको पे करना पड़ेगा. सेबी हैज स्पेसिफाइड फॉर पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी के लिए उसने मिनिमम 25% बोला एप्लीकेशन मनी होना चाहिए. कौन सी कंपनी के लिए? पब्लिक कंपनी के लिए. ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर, द एप्लीकेशन मनी इज टू बी पेड इन द बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी. तो ये एप्लीकेशन मनी कहाँ पे किया जाएगा? कंपनी ने जो बैंक बताया है, जो मर्चेंट बैंकर बताया है, वहां पर आपको इसको पे करना है. थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रोविजन क्या आता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? कंपनी
हमारी मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है। क्या इशू करना चाहती है? शेयर। सपोज हमारी कंपनी का जो नाम है वो है आबा बाबा लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है। अच्छा, कितने शेयर इशू करना चाहती है? ये कंपनी कलेक्ट करना चाहती है 10 लाख रुपीस, बराबर है। तो इस 10 लाख को वो कैसे कलेक्ट करेगी? वो चाहती है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच मैं बेचूं, जिसकी वजह से मुझे कितने मिलने चाहिए? 10 लाख। तो अगर इसका आईपीओ कंपनी निकाल रही है या इशू कर रही है, तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? इतना शेयर तो बिकना ही चाहिए, वो है 90%। क्या है? 90%। मतलब अगर आप 1 लाख शेयर बेच रहे हैं तो कम से कम आपका 90,000 सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलना चाहिए। मतलब इतनी तो आपकी औकात हो, आपकी लायकियत हो कि लोग आपकी कंपनी को पैसा देना चाहते हैं। अगर आप अपने टोटल इश्यू का 90% भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब है आपकी कंपनी में वो दम नहीं है। तो बोलेंगे भाई, सपोज यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन मिला 70,000 शेयर्स का। कितने का? 70,000 शेयर। तो क्या आप 90,000 तक पहुंचे? नहीं पहुंचे। तो क्या करना पड़ेगा? इन सबके पैसे वापस करके कंपनी को बंद कर देना पड़ेगा। क्यों बंद कर देना पड़ेगा? ऐसा क्या हो गया? शुरू होने के पहले ही कंपनी बंद हो जा रही है, क्योंकि आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए कि कम से कम जितने शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए थे उतना आपकी कंपनी अचीव नहीं कर पाई। और यहीं पर पिक्चर में आते हैं अंडरराइटर्स। कौन आते हैं? अंडरराइटर्स। हु आर दिस अंडरराइटर्स इन द 11th स्टैंडर्ड? in SP subject we have taken the meaning of underwriter. Underwriter are the person or institutional investor who gives guarantee, who gives guarantee of minimum subscription. ये गारंटी देते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपका शेयर जितना नहीं बचा बिका ना, फॉर एग्जांपल आपने 70,000 बेच लिया ना, बाकी के 20,000 की जवाबदारी हमारी। जितना नहीं बिका हम खरीदेंगे, हम उसको कहीं ना कहीं बेच देंगे। तो ये गारंटी लेते हैं और इस गारंटी के बदले में उनको चाहिए होता है कमीशन। क्या चाहिए होता है? कमीशन। तो अगर आपने इन अंडरराइटर को अपॉइंट नहीं किया और आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं कर पाए, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो इट इज बेटर टू अपॉइंट अंडरराइटर, है ना। अंडरराइटर को अपॉइंट करना एक बेटर ऑप्शन है रेदर देन क्लोजिंग देम दी कंपनी। Minimum subscription is the minimum amount of share that must be taken or bought by the subscriber. तो जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर है, इतने शेयर तो लोगों ने खरीदने चाहिए। दिस अमाउंट इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। और ये अमाउंट कहां मेंशन होता है? ये अमाउंट प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 डेज। कितने दिन में कलेक्ट हो जाना चाहिए? 30 डेज के अंदर कलेक्ट हो जाना चाहिए। फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कब से? जब से आपने प्रोस्पेक्टस मार्केट में इश्यू किया है, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। SEBI has stated minimum subscription should be 90% of the issue. SEBI ने बता दिया कि आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कितना होना चाहिए? वो 90% होना चाहिए। दैट मीन्स जितना भी लॉट आप मार्केट में इशू कर रहे हैं, कम से कम उसका 90% सोल्ड आउट हो जाना चाहिए, लोगों ने खरीदना चाहिए। ठीक है। Usually when a company does not collect minimum subscription, it means its issue has been undersubscribed. कंपनी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक टच नहीं कर पाती
तो उसे कहा जाता है अंडर सब्सक्राइब, मतलब जितना बेचना चाहती थी उतना नहीं बेच पाई। दैट इज द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज लेस देन द शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। कंपनी जितना ऑफर कर रही थी एप्लीकेशन उससे कम मिले हैं, एप्लीकेशन उससे कम मिले हैं। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफाइड टाइम कितना दिया था 30 डेज, और इन 30 डेज में अगर आप कलेक्ट करने में असमर्थ हो गए, फेल हो गए, नहीं कलेक्ट कर पाए, the entire amount received as application money should be returned। पूरा का पूरा पैसा जो आपने जमा किया था वो सब रिटर्न करना पड़ेगा to the subscribers within 50 days of the closure of the issue। जब से इशू क्लोज होगा उसके 15 दिन के अंदर सबका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। to avoid such a situation company may enter into underwriting agreement with the underwriter। तो ऐसा सिचुएशन का सामना ना करना पड़े तो इसमें हेल्प कौन करेगा, मदद कौन करेगा, अंडरराइटर्स, है ना। अंडरराइटर आकर के बोलेंगे मैं हूं ना, क्या बोलेंगे, मैं हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बराबर है। क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अब ये जो हम लोग ने ऑफर किया है शेयर, उसको सब्सक्राइब करने का एक पीरियड होता है, डेट होता है। तो हमको बाद में ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये कब क्लोज होगा। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो एडमिशन लेने का डेट होता है, उस डेट के बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वैसे यहां पर भी होता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो एक आपको पर्टिकुलर पीरियड दिया रहता है, उस पीरियड के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। एज पर सेबी द सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज। ये जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है वो कब तक ओपन होनी चाहिए, कम से कम 3 दिन के लिए होनी चाहिए, एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज, और 10 दिन से ज्यादा नहीं, मतलब कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के लिए ये सब्सक्रिप्शन पीरियड ओपन होना चाहिए, लिस्ट ओपन होनी चाहिए। Applicants can apply for share only when the subscription list is open। तो जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होगा तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का बेसिस क्या, मतलब शेयर कौन से बेसिस पे अलॉट किए जाएंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ विच विल बी डिसाइडेड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर। हर एक सब्सक्राइबर की कैटेगरी के हिसाब से बेसिस डिसाइड किया जाएगा। अलॉटमेंट विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज एज फिक्स्ड बाय द कंपनी। तो यहां पर क्या होता है, एक आपको लॉट दिया जाता है कि इतना तो आपको सब्सक्राइब करना है। मतलब कंपनी ने सपोज बोल दिया कि आपको एटलीस्ट हमारे पास से 100 शेयर परचेस करना पड़ेगा। कितना परचेस करना पड़ेगा, 100। हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, देखिए आईपीओ जोमेटो का आ रहा है, वहां पर 192 शेयर्स था, याद है आपको कितना था, 192 शेयर का 1 लॉट था। तो कंपनी बोल रही थी मिनिमम आपको 192 शेयर का 1 लॉट तो परचेस करना पड़ेगा, उससे आप कम नहीं कर सकते, हाँ या ना। तो ऐसे ही मिनिमम क्राइटेरिया होता है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो क्या करें, मतलब सपोज आपने मार्केट में इश्यू किया था 1 लाख शेयर, कितने शेयर आप इश्यू कर रहे हैं, 1 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं, और आपके पास जो एप्लीकेशन है वो आ गया है 5 लाख शेयर्स का। कितने शेयर्स का, ज्यादा आ गए ना। आप तो 1 लाख बेच रहे हैं, लोग 5 लाख खरीदने के लिए तैयार है, तो 4 लाख एप्लीकेशंस को हमको ना बोलना पड़ेगा, 4 लाख लोगों को ना बोलना पड़ेगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है तो हम क्या करें। ओवर सब्सक्रिप्शन मींस व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने जितना ऑफर किया है अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गए तो उसे क्या कहेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टस। सेबी अलाउ नहीं करता कि आपने जितना 1 लाख बोला था, आप सोचेंगे अरे 5 लाख आ गया, एक काम करो 5 लाख इश्यू करो, कर सकते हैं क्या, नहीं। प्रोस्पेक्टस में कितना बोला था, प्रोस्पेक्टस में 1 लाख बोला था ना, तो 1 लाख ही इशू कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप परमिशन मांगोगे तो 10% एक्स्ट्रा, मतलब 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। तो आप 10% एक्स्ट्रा शेयर दे सकते हो, बट उससे ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते हो। हाउएवर इट मे परमिट
to allot not more than 10% of the net offer. तो जो नेट ऑफर था उसके 10% से ज्यादा का परमिशन सेबी भी नहीं दे सकती। समझ में आया? तो बाकी सभी लोगों को हमको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा, ना बोलना पड़ेगा। परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, आपको अगर शेयर इशू करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना पड़ेगा। कौन होता है स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज एक मिडल मैन है बिटवीन इन्वेस्टर एंड कंपनी। और वहां पर परमिशन क्यों लेना है? ताकि आपके शेयर का ट्रेडिंग हो सके। क्या हो सके? ट्रेडिंग हो सके। ठीक है ना? सो एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग अ पब्लिक ऑफर शैल अप्लाई टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो आपकी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर करना चाहती है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। टू सीक परमिशन फॉर लिस्टिंग इट्स शेयर विद देम, ताकि उनका शेयर वहां पर रजिस्टर हो जाए और बाद में लोग उसे परचेज सेल कर सकें। The prospectus shall mention the name of the stock exchange and the fact that an application for permission to list in that stock exchange has been made by the company. तो आपका जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज का नाम होना चाहिए। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। आप देखेंगे तो गिन करके 28 स्टॉक एक्सचेंज आपको दिखाई देंगे रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है ना? तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक एक्सचेंज में आपने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया है। कहां बताना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा। टू लिस्ट इन दैट स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन मेड बाय द कंपनी, ये बताना पड़ेगा कि कंपनी ने एप्लीकेशन भेज दिया है अपने शेयर के लिस्टिंग का। पॉइंट नंबर 8, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू द इशू एंड वेरियस अदर एजेंसी। अब ये जो इशू का काम है ना, बहुत हेक्टिक वर्क है। इतने सारे एप्लीकेशन मनी, है ना? तो हमको कोई ना कोई एजेंट बुक करना पड़ेगा जो ये सारे काम को देखेगा, जिसे हम रजिस्ट्रार टू इशू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार टू इशू, या सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स भी इसमें हमारी हेल्प करते हैं। वो क्या करेंगे? हमें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके देंगे। शेयर इशू से लेकर के अलॉटमेंट से लेकर के पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करके देंगे। तो हम कोई एजेंसी को बुक कर लेंगे। कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स टू एक्ट एज अ मैनेजर टू द पब्लिक इशू। वो पूरा मैनेजमेंट का काम संभालेंगे। इट ऑल्सो हैज टू अपॉइंट रजिस्ट्रार टू इशू। रजिस्ट्रार टू इशू क्या करता है? ये देखरेख करता है शेयर्स के एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की। इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ये पूरा रिकॉर्ड रखता है। फिर कलेक्टिंग बैंकर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं टू द इशू, एंड ब्रोकर टू द इशू, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, एडवर्टाइजिंग एजेंट्स एटसेट्रा। तो इन सभी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से देखा कि हमने ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये 8 स्टैट्यूटरी प्रोविजन कंप्लीट करने हैं। अगर आपने ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन फुलफिल नहीं किए तो क्या होगा? बिना इस प्रोविजन को कंप्लीट किए आपने शेयर इशू कर दिया तो फिर ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन का उल्लंघन होगा और आपको जेल जाना पड़ सकता है या आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। कहां रजिस्टर करना है? आरओसी में करना है। फिर एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करना है जो कि 5% होना चाहिए टोटल नॉमिनल अमाउंट के, या पब्लिक कंपनी है तो उसका 25% होना चाहिए नॉमिनल अमाउंट का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जनरली 90% होता है, या कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर सकती है। अगर ये पैसा कलेक्ट नहीं हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, तो जो भी कलेक्शन हुआ उसको 15 डेज के अंदर हमको रिटर्न करना पड़ेगा। और इसी से बचने के लिए हम अंडर राइटर को अपॉइंट करते हैं। सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो क्लोज होना है उसका पीरियड होता है 3 डेज टू 10 डेज, मतलब मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज। मिनिमम 3 डेज के लिए ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होना चाहिए। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का बेसिस कैटेगरी वाइज होता है, क्लास वाइज होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ज्यादा लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई कर दिया तो आप ज्यादा से ज्यादा 10% और शेयर दे सकते हैं, उससे ज्यादा आप अलाउ नहीं कर सकते। ओपन मार्केट में शेयर लॉन्च करने के पहले आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन
कराना पड़ेगा लिस्टिंग के लिए, मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, और ये एप्लीकेशन आपको बताना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में कि आपने कौन से स्टॉक एक्सचेंज को सिलेक्ट किया है लिस्टिंग के लिए। लास्ट में अंतोगत्वा आपको मैनेजर्स टू द इशू या वेरियस एजेंसीज है उनका भी अपॉइंटमेंट करना पड़ता है ताकि स्मूथली ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। इस तरीके से हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजन का पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस चेक व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल, these are rules that a company must follow in addition to the provisions of the Companies Act 2013। मतलब जो स्पेशल प्रोविजन है वो तो करना पड़ेगा, कुछ जनरल प्रिंसिपल को भी फॉलो करना पड़ेगा। पहला है प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी मतलब ये जो अलॉटमेंट और इशू का काम है ना, इसका पावर किसके पास है, कौन इशू कर सकता है। जैसे आप एडमिशन लेने जाते हो कॉलेज में, तो किसके पास पावर रहता है एडमिशन देने का? क्या कॉलेज का पियून जो है वो आपको एडमिशन दे सकता है? कोई क्या ऑफिस क्लर्क आपको एडमिशन दे सकता है? आंसर इज नो। या तो एडमिशन कमिटी होगी या तो फिर प्रिंसिपल डायरेक्टली डिसीजन लेते होंगे, हाँ या ना। इसी तरीके यहाँ से यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द अलॉटमेंट कमिटी सेटअप बाय द बोर्ड हैज द अथॉरिटी टू अलॉट शेयर। तो जो अल्टीमेट अथॉरिटी है टू अलॉट द शेयर, इट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अलॉटमेंट कमिटी। अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। अलॉटमेंट एप्लीकेशन के बदले ही होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, सपोज मैं फिर से आपको एडमिशन का ही एग्जांपल देता हूं। कॉलेज में एडमिशन चल रहे थे और बाय एक्स वाई जेड रीजन, कोई रीजन की वजह से आप या तो प्लेस पर नहीं थे या आपको खबर नहीं थी, आपके पास से जो एप्लीकेशन का डेट था ना वो मिस हो गया, आपने कॉलेज में अप्लाई किया ही नहीं, और आप बाद में 2 महीने के बाद जाकर के वहां पर बोलते हो कि मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो क्या आपने अप्लाई किया था? नहीं किया था। तो क्या डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा? आंसर इज नो, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन के बिहाफ में ही होगा। अब बाद में कोई आकर के बोलेगा मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा देता हूं, मुझे भी शेयर दे दीजिए, हो सकता है क्या? आंसर इज नो। अ कंपनी कैन अलॉट शेयर ओनली इफ इट हैज रिसीव्ड अ रिटन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स फॉर दी फ्रॉम द एप्लीकेंट। मतलब जिसके पास से रिटर्न एप्लीकेशन मिला था एप्लीकेशन पीरियड के दौरान, सब्सक्रिप्शन पीरियड के दौरान, उसी को हम शेयर अलॉट कर सकते हैं। नंबर 3, रीजनेबल टाइम। एज पर द एक्ट अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब से आपको एप्लीकेशन मनी का पैसा मिला है उसके 60 डेज के अंदर आपको क्या कर देना है, आपको शेयर अलॉट कर देने हैं। एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए ना, नहीं तो आपने पैसा ले लिया और फिर बता ही नहीं रहे कि शेयर कब देंगे कब देंगे। सब शेयर होल्डर परेशान है, इन्वेस्टर परेशान है कि हमें शेयर मिला कि नहीं मिला। तो जो भी आपका डिसीजन है विद इन 60 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन मनी आपको वो बताना पड़ेगा। अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, यहाँ पर भी एक टाइम पीरियड रखा गया कि इमीडिएटली पैसा मिला और अलॉट भी मत कर देना, कम से कम आपको 5 दिन रुकना पड़ेगा। कितना दिन रुकना पड़ेगा? 5 दिन। तो अलॉटमेंट करने का डे 5th डे से 60 डे के बीच में है। मतलब इसका पीरियड 5 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 60 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट। आपके जितने भी कंडीशन थे ना, जितने भी कंडीशन थे वो आपने प्रोस्पेक्टस में बता दिए। कहां बता दिए? प्रोस्पेक्टस में बता दिए। अब जब आप अलॉट कर रहे हो, शेयर दे रहे हो, उस समय आपको एक भी नया कंडीशन पुट नहीं करना है। बाद में आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे वो प्रोस्पेक्टस में मैं कंडीशन डालना भूल गया था, ऐसा नहीं चलेगा। आप नया कंडीशन पुट नहीं कर सकते हो। तो ये कैसा होना चाहिए अलॉटमेंट? ये अलॉटमेंट अनकंडीशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए। शेयर शुड बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म्स एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। जैसा प्रोस्पेक्टस में था, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था, उसी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपको शेयर अलॉट करना पड़ेगा। नो चेंज इन द टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट और न्यू कंडीशन कैन बी एडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय कोई नया रूल रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन ये आप डाल सकते नहीं है। नंबर 5, कम्युनिकेशन। आपको बताना पड़ेगा, सामने वाले को सपना नहीं आएगा कि उसको शेयर मिल गया है।
आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कंपनी हैज टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट दैट शेयर हैव बीन अलॉटेड टू हिम बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट। तो आपको भेजना पड़ेगा लेटर ऑफ अलॉटमेंट या फिर अलॉटमेंट एडवाइस। ये एक रिसीट के जैसा रहता है। जब किसी को शेयर मिलता है तब आप अलॉटमेंट लेटर भेजते हैं कि आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी ने आपके द्वारा अप्लाई किए हुए शेयर को अलॉट किया है, आप आज से इतने शेयर्स के मालिक हैं। ऐसा करके एक अलॉटमेंट लेटर भेजा जाता है। दिस लेटर गिव्स डिटेल ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। इस लेटर में बताया जाता है कि आपको कितने शेयर मिले हैं, उसका कितना टोटल अमाउंट है और अलॉटमेंट मनी आपको कितना पे करना बाकी है। गेटिंग इट एवरीवन? एंड जनरल प्रिंसिपल में लास्ट पॉइंट, allotment should not be in contravention or violation of any other law। आप ये जो allotment कर रहे हैं ये किसी और कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। A company cannot allot share by violating or contradicting any other existing law। For example, share cannot be allotted to a minor, है ना? कोई माइनर व्यक्ति है, माइनर मतलब जिसका एज 18 से बिलो है, आप ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट शेयर अलॉट नहीं कर सकते। हाँ, करना है तो उनके पेरेंट्स या गार्जियन के नाम पे आप इशू कर सकते हैं, बट उसके नाम पे शेयर अलॉट किया जा सकता नहीं है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसे जो दूसरे लॉ हैं अलॉटमेंट के समय, उनका आपको ध्यान रखना है कि किसी का भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए, वायोलेशन नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। If a company allots share after fulfilling all the above mentioned requirement or provisions, such an allotment is called regular allotment। ऐसा अलॉटमेंट जहां पर आपने ऊपर दिए हुए सारे प्रोविजंस का पालन किया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन किया है, इसे कहा जाता है रेगुलर अलॉटमेंट। बट इफ इवन वन प्रोविजन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर इसमें से कोई एक प्रोविजन भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या कहा जाएगा? देन इट इज कॉल्ड एज इररेगुलर अलॉटमेंट एंड सच अलॉटमेंट इज इनवैलिड। क्या कहा जाएगा? इररेगुलर अलॉटमेंट। अगर आपने कोई एक प्रोविजन फॉलो नहीं किया इसमें से तो वो इनवैलिड करार दिया जाएगा, अमान्य करार दे दिया जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन? हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ अलॉटमेंट ऑफ शेयर पार्ट, और उस अलॉटमेंट में हमने देखा प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अलॉटमेंट के और प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, किस तरीके से कंपनी सेक्रेटरी, अंडरराइटर, बैंकर, ब्रोकर को अपॉइंट करती है, किस तरीके से एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करती है, कैसे डिसाइड करती है कि किसको शेयर देना है, किसको शेयर नहीं देना है, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय, शुक्रिया, शब खैर, सायोनारा।